जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं भारत के भूगोल पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये हमारी आज देखें तो भारत के भूगोल पर आधारित लगातार 8वीं क्लास है। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत के वन, प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं सुना है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर आपको जलवायु पता है भारत की, तो फिर आप वन, कृषि आदि को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को आधार देने का काम करती है भारत की जलवायु। वनस्पति हो, कृषि हो, जीव जंतु हो, सभी के सभी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं जलवायु पर। इसलिए हमने पहले जलवायु का लेक्चर किया। आप लेक्चर नंबर 7 में जलवायु को बेहतर तरीके से देखिए, उसके बाद फिर आप वन वाले लेक्चर को अच्छे से कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग लेक्चर को देख रहे हैं इस वाले को, उन्होंने अगर इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले वो लेक्चर देखिए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी व्यवस्था बेहतर तरीके से समझ में आएगी। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज के वन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, कहता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन आवरण अनिवार्य है। देखिए, अगर हम देखें राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत, तो वैश्विक स्तर पर जब शोध हुए और विभिन्न आधारों पर बताया गया कि वैश्विक स्तर पर 33% वन अनिवार्य है। मतलब धरती जो है, अगर हम इस पे ऑक्सीजन की मात्रा से लेकर जीवन की व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करना चाहते हैं, संतुलन को बनाकर रखना चाहते हैं, तो इस पृथ्वी के 33% हिस्से पर वन होना अनिवार्य है। इसी चीज को हमने भी ध्यान में रखा जब हमने हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई। उस फॉरेस्ट पॉलिसी में हमने इसी को अनुसरण करते हुए कहा कि 33% पर वन होना अनिवार्य है। पृथ्वी के 33% पर वन होगा, तभी हम एक संतुलन की दृष्टि से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, 1894 अगर आप देखें, जब अंग्रेजों का काल रहा तो इन्होंने प्रयास किया था भारत में वनों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की था। लेकिन जब इन्होंने उस समय प्रयास किया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए प्रयास किया था। उन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई, जो भी चीजें, नियम लागू किए, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किस प्रकार से वो भारतीय वन क्षेत्र का अपने लाभ के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वनों पर भारतीयों के अधिकारों को कम कर दिया, संकुचित कर दिया और अपने अधिकारों को बढ़ा दिया। ये उनकी पॉलिसी थी उस समय। लेकिन जब हम 1947 में आजादी देखते हैं, तो आजादी के बाद, अगर हम आजादी के बाद की बात करें, तो इसके बाद 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय देश में कहीं ना कहीं वन क्षेत्र पर सबका ध्यान गया। और उस समय वनों को बढ़ाने के लिए काम करना भी जरूरी था। देश के स्वास्थ्य को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, तो पर्यावरण के स्वास्थ्य को देखना बहुत जरूरी था। ध्यान दिया गया। 1952 में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति लेकर आए। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। उस राष्ट्रीय वन नीति में कहा गया 33% भाग पर वन होगा, और भी कई सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन 33% भाग पर वन उन्होंने कहा। जब इस वन नीति के तहत काम चालू किया, 1988 में जाएं तो दूसरी बार भारत में वन नीति आती है। उसी में इस जो लक्ष्य था, इसको दोबारा से दोहराया गया। हालांकि इस समय कहीं ना कहीं आलोचना भी हुई थी इस वन नीति की। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन देश की कंडीशन ऐसी थी कि 1952 के बाद 1988 तक वन के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिली। इसीलिए कहीं ना कहीं समीक्षा की गई और 1988 में दूसरी वन नीति भी आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद भारत में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग लेवल पर प्रयास भी किया गया, जिसके कारण आज हम जब देश में देखते हैं तो वनों के क्षेत्रफल में बेहतर हमें वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति पहली बार अगर आती है तो 1952 में आजादी के बाद, दूसरी बार आती है 1988 में। दोनों ही नीतियों में टारगेट रखा गया कि 33% पर वन होना अनिवार्य है, अगर हम एक संतुलित व्यवस्था चाहते हैं तो। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां है? दोस्तों, यदि हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, वो देहरादून में है। कहां? उत्तराखंड। उत्तराखंड देहरादून में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। और जब हम फॉरेस्ट सर्वे की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना की अगर हम देखें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्थापना कब हुई है? 1 जून 1981 को स्थापना हुई। फॉरेस्ट सर्वे के काम को लेकर व्यवस्था तो 1965 से चल रही थी। संस्थान के तौर पर 1981 में देहरादून में स्थापित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये जो संस्थान है दोस्तों, ये भारत का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है ना, पर्यावरण वन मंत्रालय ले लीजिए,
और इसके बाद हम देखें तो जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है उसके अधीन ये काम करता है। तो पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक व्यवस्था है ये आप लोगों को ध्यान रखना। और इसकी सबसे बड़ी बात याद रखिए कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये हर 2 साल में क्या करता है, ये फॉरेस्ट सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट जारी करता है। जो रिपोर्ट होती है इसको हम बोलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। ये वन स्थिति रिपोर्ट जो है दोस्तों सबसे पहली बार 1987 में जारी की गई थी और 70वीं रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है कब, 2021 में। 2023 की रिपोर्ट अब आएगी तो 2021 तक 17 रिपोर्ट आ चुकी है। अगर मैं 2021 की रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ याद रखिएगा लगभग 24.62% भारत का ऐसा क्षेत्र है जो वृक्षों से आच्छादित है, ढका हुआ है। और अगर हम इसके क्षेत्र की बात कर लें तो ये क्षेत्र लगभग दोस्तों आपको मिलेगा 8,00,000, ठीक है, 937 8,09,537 8,09,537 वर्ग किलोमीटर के आसपास। याद रखिएगा वर्ग किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है भारत का वो वनों से अंतर्गत आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से लगभग 8,10,000 मान लीजिए इतना क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है। ये ध्यान रखना है। तो एक बहुत बड़ा भारत का जो भाग है दोस्तों वनों से आच्छादित है, वृक्षों के अंतर्गत आता है। और हम नियत तौर पर देखें तो 33% का जो लक्ष्य हमने वन नीति में रखा है उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। हर साल इसमें कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो 1987 में फॉरेस्ट सर्वे की पहली रिपोर्ट आती है, 2021 में 17वीं रिपोर्ट आती है। 2005 और 2007 का साल ऐसा रहा बीच में जब फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलती दोस्तों, कारण कहीं ना कहीं उस समय की स्थितियां थी, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में है। अगला प्रश्न है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की हम बात करें तो वो देहरादून में है और वन अनुसंधान संस्थान 1906 के आसपास हमको स्थापित होते दिखाई पड़ता है। कहाँ, देहरादून में, ब्रिटिश काल की एक व्यवस्था है, ये ध्यान रखेंगे। वन प्रबंधन संस्थान अगर बोल दे तो वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहां स्थित है। दोस्तों इसको पूरी तरीके से अगर आप इसको बोलते हैं तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम देखें तो पर्यावरण शोध के लिए बनाया गया संस्थान नागपुर में है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य याद रख लीजिएगा, इसका उद्देश्य है पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार करना, क्षेत्र में नवाचार इनोवेशन करना है और अनुसंधान करना। तो इस क्षेत्र में ये अनुसंधान के लिए बनाया गया संस्थान है जो कहाँ है, नागपुर में, ये भी ध्यान रखेंगे। 1958 के आसपास को स्थापित किया गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक सेंट्रल लेवल पर भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहते हैं के जन्मदाता कौन है। तो याद रखिएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी जी जो हैं उनको हम वन महोत्सव जो मनाया जाता है दोस्तों इसका जन्मदाता मानते हैं। याद रखिए वन महोत्सव मतलब होता है पेड़ों का त्योहार। जब ये एग्जाम में पूछ लें कि पेड़ों का त्योहार क्या है, पेड़ों का त्योहार का मतलब है दोस्तों वन महोत्सव। और जुलाई माह जो होता है, जुलाई माह जो होता है हर साल, उसका प्रथम सप्ताह, जुलाई माह का प्रथम सप्ताह जो होता है दोस्तों उसको आप वन महोत्सव के तौर पर मनाते हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो थे उन्होंने 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक 1950 में पहली बार ये वन महोत्सव मनाने की बात की गई थी। पर्यावरण की तरफ इन्होंने ध्यान दिया और 1 सप्ताह तक वृक्षारोपण की वन महोत्सव की जो शुरुआत है वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा, के मुंशी के द्वारा की गई थी 1950 में। अगला प्रश्न है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों। तो याद रखिएगा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात हम करते हैं तो जोधपुर में है। जोधपुर में 1987 में स्थापित किया गया था शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत काम करता है। 1987 में स्थापित किया गया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है।
देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है दोस्तों? जब आप देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश का नाम आता है। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ही ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में लगभग 30.72% के आसपास हमें वन देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये किसके अनुसार है? 2021 की जो 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार ये व्यवस्था है, ये देखने को मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2021 में जब वनों के सर्वेक्षण हुआ दोस्तों, तो उस रिपोर्ट में 3 श्रेणियों में वनों को विभाजित किया गया है। पहला बोला गया अत्यधिक सघन वन। क्या बोला गया है? अत्यधिक सघन वन। अत्यधिक सघन वन जहां पर 70% से ज्यादा सघनता होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन कौन से हैं? जो 40 से 70% तक जहां पर सघनता होगी उसको मध्यम सघन वन बोलते हैं। फिर होते हैं खुले वन। खुले वन कौन से हैं दोस्तों? जहां पर 40% से कम सघनता होती है वनों की, मतलब दूर दूर वृक्षों की, एक बहुत सारे वृक्ष एक साथ हो और वृक्ष बहुत दूरी दूरी पे हो, इसको बोलते हैं सघनता। तो 40-70% कैसे अत्यधिक सघन है? मतलब बहुत ज्यादा घने हैं, है ना। जिस जंगल में आप घुस जाएंगे तो अंधेरा सा लगने लगेगा आपको, ऐसे सघन वन होते हैं। मध्यम सघन वन मतलब उसकी अपेक्षा वृक्ष बहुत दूर दूरी पर होंगे, और खुले वन मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर वृक्ष आपको मिलेंगे। तो ये 3 श्रेणियों में वनों का विभाजन किया गया 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट में। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश के बाद जब हम जाते हैं, प्रथम तो मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर हम जाते हैं तो अरुणाचल का नाम आता है। अरुणाचल प्रदेश क्या है दोस्तों? दूसरे नंबर पे है। छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़ आता है। ये ऊपर के 3 है, ठीक है। और यहां पर मैं अगर प्रतिशत की दृष्टि से बात कर दूं तो प्रतिशत की दृष्टि से जब बात करते हैं वनों का, तो यहां पर मिजोरम जो होता है वो आगे आ जाता है। सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आपको मेघालय में दिखेगा। तो ये मिजोरम की व्यवस्था प्रतिशत में है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश आता है। और अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो हरियाणा क्षेत्रफल में भी कम है दोस्तों, और हरियाणा जो है वो प्रतिशत में भी कम है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत की दृष्टि से मिजोरम में, सबसे कम हरियाणा में होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहां है? तो याद रखिएगा, अगर हम इन चारों ऑप्शन में जाते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है दोस्तों, पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो वर्षा की दृष्टि से हम देखें, वर्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट पर्वत में वर्षा बेहतर होती है। वर्षा की दृष्टि से हम देखें तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है। केरल में अगर हम देखें दोस्तों तो 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा या उससे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। इस पूरे जोन में कहीं ना कहीं आपको वृक्षों की सघनता ज्यादा मिलती है। इसे हम हॉट स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, हॉट स्पॉट भी कहते हैं। भारत में हिमालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र देख लें और पश्चिमी घाट देख लें, 2 इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट हैं। हॉट स्पॉट का मतलब जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र हैं ये, कहीं ना कहीं। तो ये इसीलिए संभव है क्योंकि पश्चिमी घाट में वन क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेगा। सदाबहार वनस्पतियां आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि समुद्र के पास में वर्षा अच्छी होती है और गर्म प्रदेशों में आता है, वन अच्छे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में 1986 में पारित किया गया था, जिसके तहत पर्यावरण को अगर आप क्षति पहुंचाते हैं तो वो कानूनन अपराध होगा और आपको उसके लिए सजा दी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात ना करें, यहां पर याद रखिएगा कि 1974 में जल प्रदूषण का जो अधिनियम है वो लाया गया था, ठीक है। 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम लाया गया था। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसके अलावा 1980 में देखें तो वन संरक्षण अधिनियम लाए थे। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर पूछ ले तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ध्वनि प्रदूषण के लिए अधिनियम लेकर आए थे 1981 में। जल प्रदूषण के लिए लेकर आए थे 1974 में। इसी प्रकार से एक और एक्ट याद रखेंगे आप लोग, जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता
संरक्षण के लिए जो एक्ट लेकर आए थे वो 2002 में लेकर आए थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आई थी, ये भी ध्यान रखिए। जैसे वन नीति 1952 में आई थी, 1988 में दूसरी आई थी, वैसे ही राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आई थी। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अगर क्वेश्चन आ जाए तो 2004 में आई थी। वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये विभिन्न अधिनियम हैं जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी मिलती है दोस्तों? टोंक या सागौन, वहां पर आपको नॉर्मल देखने को मिलता है। अच्छा वृक्ष दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से देखें, फर्नीचर आदि के निर्माण में इसका यूज किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में लगभग हम बात करें 17% से ज्यादा आपको इसके वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो सागौन के वृक्ष की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो अग्रणी है, ठीक है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? मैंने भी बताया मध्य प्रदेश में मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये 12वां नंबर का प्रश्न कहता है। एक तरफ वन की प्रकृति दी गई है, एक तरफ उसके क्षेत्र दिए गए हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, कहता है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ मिलते हैं? इन सभी में से अगर आपसे पूछा जाए उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ मिलेंगे? शिलांग। शिलांग क्यों बोला मैंने? शिलांग इसलिए बोला क्योंकि ये उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व का, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, इसलिए वहां पर ये मिलते हैं। मानसूनी वन की बात करूंगा दोस्तों तो शिवालिक रेंज में अगर जाऊंगा तो वहां पर मिलेंगे। संतुलित वन की बात करूंगा दोस्तों तो नीलगिरी क्षेत्र में मिलेंगे। और मैंग्रोव की बात करूंगा तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है वहां पर आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। अगर यहाँ उत्तर हम देखें, पहले का जो है वो आपको मिल रहा है क्या? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन शिलांग में। तो पहले का दूसरा, अब यहाँ देखिए ए का दूसरा कहाँ है? यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों हटा दीजिए। ए का दो यहाँ आ गया। मानसूनी वन आपको कहाँ मिल रहा है दोस्तों? शिवालिक रेंज मैंने बोला है, तो दूसरे का पहला यहाँ आ जाएगा। बी का 1 देख लीजिए, बी का 1 यहाँ भी और बी का 1 यहाँ भी है, मतलब और देखना पड़ेगा। संतुलित वन कहाँ बोले अपन? नीलगिरी में। तो सी का चौथा देखिए, सी का चौथा यहाँ है और सी का चौथा यहाँ है, सी का तीसरा। तो ये वाला आपका सही उत्तर यहाँ हो जाएगा। ऐसे आप लोग लगा दीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मैंग्रोव वनस्पति सुंदरवन के डेल्टा में मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश में इसका विस्तार है। डेल्टाई प्रदेश, ये ध्यान रखेंगे। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहाकर ले जाई जाती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, वो यहाँ पर जमा होती है। और ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नदियों का पानी भी आ रहा है और प्लस सागर का पानी भी आ रहा है। तो यहां पर सागर का जल भी है। तो एक प्रकार से ये एक कैसा इलाका हो गया? संक्रमण वाला इलाका हो गया, संक्रमण जोन हो गया एक प्रकार से। ना ज्यादा पानी खारा है, ना प्योर पूरे तरह से मीठा है। और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं किसके? मैंग्रोव के जन्म के लिए बेहतर होती है, विकास के लिए बेहतर होती है, इसलिए यहाँ पर मैंग्रोव पनपते हैं। और एक और अन्य कारण है कि मैंग्रोव हमेशा या तो उष्णकटिबंध में होते हैं या उपोष्ण कटिबंध में होते हैं। मतलब मैंग्रोव को बनने के लिए आपको गर्माहट चाहिए। तो हमारे देश में यहाँ पर उष्ण कटिबंध का जोन आता है। तो पानी की दृष्टि से देखें या तापमान की दृष्टि से देखें, मैंग्रोव को उत्पन्न होने की एक व्यवस्थित व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। इसलिए सुंदरवन के डेल्टा, जहां पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता होती है, जिसके नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है, यहाँ पर होता है। और कौन से वन होते हैं यहाँ पर? मैंग्रोव वन मिलते हैं। मैंग्रोव दोस्तों एक अलग प्रकार का अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक व्यवस्था है, जिसमें जैव विविधता की दृष्टि से संपन्नता होती है। विभिन्न प्रकार के जीवों को एक आवास, एक भोजन की व्यवस्था मैंग्रोव में मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैव विविधता आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात कर लें तो भारत में लगभग 4992 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो मैंग्रोव में है, जो देश का लगभग 0.15% है। तो आज अगर हम देश में देखें तो 0.15% पर आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो देश में लगभग 34% 80% पर मिलता है। 34.80% जो इलाका है
वहां पर आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मतलब जो गर्मियों में पत्ते गिरा देते हैं, ऐसे वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। पर्णपाती का मतलब जो वृक्ष पत्ते गिरा देते हैं गर्मी में, कहीं ना कहीं पानी की कमी को अपने आप को मेजर करने के लिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पौधे पत्ते क्यों गिरा देते हैं। देखिए, वाष्पीकरण सर्वाधिक अगर पौधे से होता है तो वो पत्तियों से होता है। वैसे तो हर एक जगह से होता है पौधे के, लेकिन सर्वाधिक वाष्पीकरण किससे होता है? पत्तियों से होता है। जब पानी की कमी होती है तो पौधे अपने आप को अनुकूलित करने के लिए एटमॉस्फेयर के हिसाब से, कि भाई मेरे पास कम पानी है, अगर मैं पानी ज़्यादा पत्तियों से छोड़ दूंगा तो मैं तो प्यासे ही मर जाऊंगा, डेथ हो जानी है। तो ऐसे में पत्ते क्या करते हैं? गिरा देते हैं वृक्ष। पत्ते गिरा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती है पानी में गहराई तक, मिट्टी में। तो जब ये जड़ें लंबी है गहराई तक धरती के अंदर, इसका मतलब है कि पानी वहाँ कम है और पानी की खोज में जड़ें जो होती हैं वो अंदर लंबी होती हैं। तो देखो कि पौधा जो होता है वो जड़ों की दृष्टि से बहुत गहराई तक है, लेकिन अगर हम ऊपर देखें पृथ्वी के ऊपर तो वो छोटा सा पौधा होता है। कटीले झाड़ियां इस प्रकार की आपने देखी होगी। तो कहीं ना कहीं वृक्ष जो होते हैं वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं एटमॉस्फेयर के हिसाब से, है ना। पत्ती छोटी होने का मतलब पानी की कमी होगी, पत्ती बड़े हैं मतलब पानी बेहतर है, तापमान अच्छा है। तना जो होता है, तने में जो छाल होती है वृक्ष की वो पतली है, इसका मतलब पानी बेहतर होगा उस जगह पर, इसलिए छाल पतली है, वाष्पीकरण की दर का कोई टेंशन नहीं है। अगर छाल मोटी है बबूल के जैसे, इसका मतलब वाष्पीकरण की दर को कम करना चाहते हैं वृक्ष, इसीलिए छाल मोटी होती है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में नॉर्मली पूछते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हमारे देश में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हमारे देश के हर क्षेत्र में बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए वन ज्यादा मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो होते हैं दोस्तों वो 33% हिस्से पे मिलते हैं। अर्ध सदाबहार वन जो होते हैं लगभग 7%, 8% हिस्से पे मिलते हैं। और कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन जो होते हैं लगभग 7.5% पे मिलते हैं। ठीक है। देश के उन भागों में जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, देखिए 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो रही है, इसका मतलब कि पानी बहुत है, तापमान भी ज्यादा होगा, तभी वर्षा ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो वार्षिक औसत तापमान कितना? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा है। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। आर्द्रता 70% तक रहती है। तो वहां कैसे वन होंगे? तो वहां पर दोस्तों देखिए आर्द्रता है तो मान लीजिए आर्द्र होंगे। ठीक है। और 24 डिग्री तक टेम्परेचर इससे ज्यादा है, वर्षा भी अच्छी है, ना तो पानी की कमी है ना टेम्परेचर की कमी है। तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पौधे बहुत ज्यादा करेंगे, खूब खाना खाएंगे, हट्टे खट्टे मोटे ऊंचे रहेंगे, ना पत्ते गिराने का टेंशन ना कुछ और। तो यहाँ पर उष्ण आर्द्र सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों की जब बात करेंगे तो यहां पर देखिए आर्द्रता है, इसका मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा कम नहीं होती है, यह औसत से ज्यादा वर्षा है। आर्द्रता यहां पर है, इसका मतलब आर्द्र वन होंगे, और ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वहीं होगी जहां गर्मी है, मतलब उष्ण है। तो आर्द्र भी है और उष्ण भी है, इसका मतलब उष्ण आर्द्र प्रदेश तो है, लेकिन यहां पर वर्षा जो होगी वो कम से कम 100-120 सेंटीमीटर तक जब आती है तो गर्मी के मौसम में जो वृक्ष होंगे वो पत्ते गिराएंगे। इसका मतलब सदाबहार वन नहीं होंगे, यहां पर वन कैसे होंगे? पतझड़, मतलब उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे। कहां? जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले प्रदेशों में आपको उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे। ये ऐसे वन होंगे जो गर्मी के मौसम में पत्ते गिरा देंगे। ठीक है। और पत्ते वन क्यों गिराते हैं आप लोग समझते हैं, इसलिए गिराते हैं क्योंकि उनको अपना वाष्पीकरण की दर को कम करना होती है। ठीक है। तो यहां पर आएगा उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन मिलेंगे? देखिए 50 सेंटीमीटर से कम न्यूनतम वर्षा का प्रदेश, अति न्यून वर्षा का प्रदेश होता है ये। इसका मतलब यहां पर वन की स्थिति देखने को मिलेगी नहीं, मिलेगा तो छोटी छोटी सी कटीली झाड़ियां मिलेंगी। तो याद रखिएगा कटीली झाड़ी वाला प्रदेश जो होगा वो मरुस्थलीय वन का प्रदेश होगा। ध्यान रखिएगा जो नागफनी कैक्टस जैसे पौधे होते हैं कांटे वाले वो मिलेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पौधों पर कांटे क्यों होते हैं? दोस्तों कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि इससे वाष्पीकरण नहीं होगा, तो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं पौधों की स्थिति में बदलाव आता है। तो पत्ती अगर बड़ी है वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पत्ती अगर छोटी है वाष्पीकरण कम होगा। पत्तियां है ही नहीं है, कांटे ही कांटे होगा। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है,
छोड़ देंगे वो पानी भी तो कैसे चलेगा, श्रृंगार तो करना पड़ेगा ना पौधों का। तो ऐसी जगह जहां पर पानी नहीं होता वहां पौधों का जो श्रृंगार होता है वो कांटों से होता है। क्लियर है कि नहीं है? और इनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ें बहुत गहराई तक होती है क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय वन होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? सभी ने पुष्पा फिल्म देखी होगी और पुष्पा दक्षिण भारत की फिल्म है जहां पर शेषाचलम के जंगल आंध्र प्रदेश में बताए गए हैं। वो जंगल एकमात्र भारत या विश्व के ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लाल चंदन मिलता है। लेकिन दक्षिण में जब हम कर्नाटक जाते हैं, केरला जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, आंध्र प्रदेश जाते हैं, तेलंगाना के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर आपको चंदन के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर हम इन सब में से देखें तो नीलगिरी की पहाड़ी एक ऐसा प्रदेश है दक्षिण भारत में जहां पर आपको चंदन की लकड़ी के वृक्ष देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है और याद रखिएगा कि फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में क्या है? फ्लावर वैली, वैली ऑफ फ्लावर जिसको आप कहते हो, ये उत्तराखंड में ही है और इस नाम से यहां पर राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है जो हिमालय का जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल हिमालय का जो क्षेत्र है वहां पर आपको ये मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1982 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यहीं पर आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, मतलब फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक भाग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वृक्ष दिए हैं, सूची 2 में उनका क्षेत्र दिया है। देखिए सागौन का वृक्ष कहां मिलेगा? सागौन का वृक्ष मध्य प्रदेश में मिलता है। आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सागौन मिलता है, 17% से ज्यादा सागौन के वृक्ष है मध्य प्रदेश में। देवदार का जो वृक्ष होता है दोस्तों, देवदार का जो वृक्ष होता है ये ऊंचे क्षेत्रों में मिलता है, मतलब हाइट में मिलेगा। देवदार, चीड़, स्प्रूस, फर, ये सभी वृक्ष हैं जो अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और अधिक ऊंचाई आपको हिमालय पर्वत पे होगी। सुंदरी ये सुंदरवन के डेल्टा में है और सिनकोना का जो वृक्ष है वो हिमालय के तराई प्रदेश में मिलता है। इस प्रकार से आप इसकी जोड़ी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वृक्षों की स्थिति के आधार पर यह प्रश्न तैयार हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वन के प्रकार हैं, दूसरी तरफ प्रदेश दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहां मिलेंगे? हिमालय के तराई प्रदेश में मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहां मिलेंगे? मध्य गंगा के मैदान में मिलेंगे। अल्पाइन प्रकार की वनस्पति कहां मिलेगी? अल्पाइन प्रकार की वनस्पति ठंडे प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री पे मिलते हैं, पश्चिमी घाट पे, ध्यान रखिएगा, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी पत्ते नहीं गिराते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भौतिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति मिलती है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय से लेके अल्पाइन प्रकार की, अल्पाइन वनस्पति वो होती है जो अधिक ऊंचाई पर ठंडे प्रदेशों में मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार की वनस्पति आपको भारत में कहां मिलेगी? जहां भारत में ठंडा प्रदेश होगा। और भारत में ठंडा प्रदेश कहां मिलता है? हिमालय क्षेत्र में मिलता है। तो हिमालय में नीचे से लेकर ऊपर तक जब आप जाते हैं तो नीचे आपको जब ऊंचाई कम रहेगी तो यहां पर गर्माहट रहेगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान कम होता चला जाएगा। तापमान कम होने के साथ साथ जलवायु में आपको व्यवस्था में बदलाव मिलेगा और जलवायु बदलने के साथ साथ आपको वनस्पति की व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो यहां देखिए उत्तर का जो हिमालय प्रदेश है उस पर्वतीय प्रदेश में आपको निचले लेवल पर जाएंगे तो उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे, फिर और ऊपर जाएंगे तो उपोष्णकटिबंधीय मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो शीतोष्ण वन मिलेंगे, और ऊपर जाएंगे तो शीत वन मिलेंगे। और जब वहां शीत वन में जाएंगे तो अल्पाइन प्रकार की आपको वनस्पति मिलने लगेगी। तो हिमालय क्षेत्र में आपको लगभग सभी प्रकार की वन और वनस्पति मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है? याद रखिए मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा होता है, लगभग हम 60 से 80% के आसपास देखते हैं। और तेंदुपत्ता जबलपुर का जो पूरा बेल्ट है वहां पर सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तेंदुपत्ता में जो मजदूर लगे होते हैं उनके लिए अलग से एक नीति भी भारत सरकार लाई, मध्य प्रदेश सरकार लाई है, तेंदुपत्ता नीति, ये भी ध्यान रखिएगा। और 1970 में पहली बार इनका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और तेंदुपत्ता का जो प्रयोग होता है वो बीड़ी बनाने में होता है। 260 के आसपास बीड़ी बनाने के कारखाने जो है वो मध्य प्रदेश में विद्यमान है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जो वन
चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? तो याद रखिए, चक्रवात जो होगा वो समुद्र के से भारत की तरफ आएगा, मुख्य भूमि की तरफ। तो चक्रवात समुद्र से जब स्थल की तरफ आएगा तो उसके बीच में अवरोध क्या चाहिए? अवरोध वही वन हो सकते हैं जो तटीय प्रदेश में होते हैं। और तटीय प्रदेश में कौन से वन होते हैं दोस्तों? मैंग्रोव वन तटीय प्रदेश में होते हैं, जो चक्रवातों की प्रभावशीलता को कम करते हैं, जिससे जैव विविधता की रक्षा होती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंग्रोव इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने भारत के वनों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और लेक्चर इस पर आधारित होगा, अगला लेक्चर, जिसमें हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जीवों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।